Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, अजमेर। आज हम लोग LLB सेकेंड ईयर विधि द्वितीय वर्ष के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम के टॉपिक मॉर्गेज, जिसे हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजर, अधिकार बंधककर्ता के अधिकार और दायित्व को पढ़ा। आज हम लोग यहाँ पे राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजी, बंधकदार के अधिकार और दायित्व, इस टॉपिक को हम यहाँ पे समझेंगे। सेक्शन 67 राइट टू फोरक्लोजर और सेल, जब्ती का अधिकार कि जब जैसे ही बंधक नहीं कराए, मॉर्गेज मनी ड्यू हो जाए और बंधककर्ता पैसा नहीं चुकाए तो बंधकदार को जब्ती का अधिकार है। सेक्शन 67 एंड 67A और 68 मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था। सेक्शन 67A में मॉर्गेज व्हेन बाउंड टू ब्रिंग वन सूट ऑन सेवरल मॉर्गेजेज, कि एक या एक से अधिक वाद बाउंड है एक सूट लाने के लिए अलग अलग तरह के बंधकों के लिए। और सेक्शन 68A राइट टू सू फॉर मॉर्गेज मनी, बंधक धन के लिए वाद लाने का अधिकार। ये मैंने आपको इनको डिटेल में पिछले क्लास में मैंने आपको बताए थे। आज हम लोग बंधकदार के सेक्शन 67, 67A और 68A में के अलावा जो और अधिकार है सेक्शन 69 से लेके 74 तक, उसे आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सेक्शन 69 जो है वो पावर ऑफ सेल व्हेन वैलिड, कि विक्रय कब विधिमान्य होगा इसके बारे में बताता है। जब बंधकदार द्वारा उसका पैसा बंधककर्ता द्वारा नहीं चुकाया जाएगा तो विक्रय करने की शक्ति या विक्रय करने की पावर बंधकदार के पास है, और वो कब लॉफुल होगी ये हम सेक्शन 69 में पढ़ेंगे। सेक्शन 69 राइट ऑफ सेल, विक्रय का अधिकार। A mortgagee or any person acting on his behalf shall, subject to the provision of this section, have power to sell or concur in selling the mortgaged property or any part thereof in default of payment of the mortgage money without the intervention of the court, where the mortgagee is an English mortgage and neither the mortgager nor the mortgagee is a Hindu, Mohammedan or Buddhist or a member of any other race, sect, tribe or class from time to time specified in this behalf by the state government in the official gazette। अर्थात बंधकदार को या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन रहते हुए बंधक धन का जब पेमेंट करने की तारीख जैसे ही बीत जाएगी, बंधक धन यानी कि मॉर्गेज मनी जब ड्यू हो जाता है, तो फिर बंधकदार को यह पावर है कि वो नहीं चुकाने पर बिना किसी न्यायालय के हस्तक्षेप के बंधक संपत्ति या उसे किसी भाग को बेच करके अपना ऋण वसूले। सेक्शन 69 जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे वो बताता है कि जहां अंग्रेजी बंधक है और बंधककर्ता और बंधकदार हिंदू, मुसलमान या बुद्ध जो हैं, किसी मूलवंश पंच जनजाति या वर्ग के सदस्य हैं, वहां बंधकदार को बंधक विलेख द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह शक्ति है कि वह न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना उसको सेल आउट करके अपना पैसा वसूल ले। लेकिन मूलधन जब तक ड्यू नहीं होगा तब तक बंधकदार के पास कोई भी पावर नहीं होगी उसको बेचने की। अर्थात जैसे ड्यू डेट बीतेगी या जैसे ही उसका
वो तारीख बीत जाएगी जब मॉर्गेज मनी चुकाया जाना था बंधककर्ता द्वारा, तो अगर वो नहीं चुकाएगा तो उसके बाद वो न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना उसको बेच करके अपनी किसी भाग को या सारी संपत्ति को जो उसके पास बंधक की गई है अपनी मॉर्गेज मनी को वसूल सकेगा। अर्थात यहाँ पे जो सेल का राइट है सेक्शन 69 में, राइट ऑफ सेल जो है वो ये कहता है कि बंधकदार या उसकी हैसियत में या उसकी तरफ से जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो बिना किसी कोर्ट की डिग्री के ही उस प्रतिभूति को बेचने का अधिकार रखता है। विक्रय के लिए सहमति देने का अधिकार उसका है यदि बंधक धन में चुकाने में अगर देर हो गई हो। बढ़िया केमिकल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट 237 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है उससे तात्पर्य ये है कि जैसे बैंक रुपए पैसे या कोई भी तरह का जो ब्याज देना या पैसा देना या ऋण देना, जो सिक्योरिटी उसके कब्जे में होती है उसको रख करके ऋण देता है। तो सारे ऋण और दायित्व जो है बिना किसी अदालती कार्रवाई के वसूले जा सके, ऐसा 69 सेक्शन 69 में व्यवस्था की गई। सेल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो ये नीचे कंडीशंस मैंने इस स्लाइड में लिखी हैं ये आवश्यक है, वरना इसके अलावा सेक्शन 69 ये व्यवस्था करता है कि बिना अदालती डिग्री के ही सेल करने का राइट बंधकदार के पास है। तो सबसे पहले है नोटिस, सूचना। सेल के अधिकार की सूचना फर्स्ट इनफॉर्मल सूचना से संबंधित है। सूचना नोटिस जो है हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन क्लॉज में सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लोज के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लोज में नोटिस मैंने आपको मेरे बहुत पहले लेक्चर में जब हमने संपत्ति अंतरण अधिनियम पढ़ना शुरू किया था तब आप लोगों को समझाया था। यहाँ जो सूचना है वो लिखित में होनी चाहिए और मॉर्गेजर जो है उसको पता होना चाहिए, नोटिस टू बी मॉर्गेजर। अगर उसको पता ही नहीं होगा कि सेल कर रहे हैं तो अगर वो पैसा देना भी चाहेगा तो जब उसे पता नहीं होगा तो वो दे नहीं पाएगा। डिटेल्स ऑफ मॉर्गेज मनी, और उस सूचना में होना क्या चाहिए कि जो पैसा है वो चुकाया नहीं गया, मॉर्गेज मनी इज नॉट पेड, अर्थात पैसा नहीं चुकाया गया और इतना पैसा था, पूरा पैसा और उसके ब्याज का उल्लेख होना चाहिए। ये सब चीजें जब हो जाएंगी तो विक्रय का उसे राइट है कि सूचना उसको दे दी गई थी और सूचना के पश्चात भी उसने ऋण का चुकारा नहीं किया, उसने बंधक धन नहीं चुकाया। उसके पश्चात जैसे ही ये सब सूचनाएं दे दी जाएंगी तो मॉर्गेज उसको सेल आउट कर सकेगी। सेक्शन 69A अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, रिसीवर की नियुक्ति के बारे में व्यवस्था करता है कि मॉर्गेज करते टाइम हम उस प्रॉपर्टी पे रिसीवर की नियुक्ति कर सकते हैं। रिसीवर की नियुक्ति सेक्शन 69 ये कहता है ए मॉर्गेजी having the right to exercise a power of sale under section 69 shall to the provisions of subsection 2 be entitled to appoint by writing signed by him or on his behalf a receiver of the income of the mortgaged property of any thereof. Any person who has been named in the mortgage deed
and is willing and able to act as receiver may be appointed by the mortgagee. If no person has been so named, or if all persons named are unable or unwilling to act or are dead, the mortgagee may appoint any person to whose appointment the mortgagor agree. Failing such agreement, the mortgagee shall be entitled to apply to the court for the appointment of a receiver, and any person appointed by the court shall be deemed to have been duly appointed by the mortgagee. And a receiver may at any time be removed by writing signed by or on behalf of the mortgagee and the mortgagor, or by the court on the application made by either party and on due cause shown. अर्थात सेक्शन 69 जो है वो जो रिसीवर की व्यवस्था करता है वो ये कहता है कि विक्रय जो है सेल किया हमने सेक्शन 69 में, उस शक्ति के प्रयोग का अधिकार जो रखता है बंधकदार, वो उसके अधीन उसके पास ये पावर है कि बंधक संपत्ति या उसके किसी भाग को या उसकी किसी प्रॉपर्टी जो उससे इनकम अगर हो रही है, जैसे यूजी 50 मॉर्गेज है तो संपत्ति से आय हो रही है, उसके लिए एक रिसीवर अपॉइंट कर ले। जो व्यक्ति रिसीवर के रूप में कार्य करेगा वो उसका नाम बंधक मॉर्गेज डीड में लिख दिया जाएगा, बंधक विलेख में लिख दिया जाएगा कि ये व्यक्ति इस काम को करने के लिए कंसेंट देता है और उसे बंधकदार द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे नॉमिनी नहीं किया गया होगा, वहां सब नामित व्यक्ति कार्य करने के लिए अयोग्य हो या रजामंद नहीं हो या मर चुके हो, तो बंधकदार ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा जिसकी नियुक्ति के लिए बंधककर्ता भी सहमत होगा। तो वो दोनों इस चीज के लिए अपॉइंटमेंट रिसीवर को अपॉइंट कर सकते हैं। अब रिसीवर होता क्या है, पहले इसे समझते हैं कि रिसीवर है क्या। रिसीवर हम किसे कहेंगे, हु इज रिसीवर। रिसीवर कौन है? रिसीवर जो है वो बंधककर्ता का एजेंट ही समझिए इसे, कि क्योंकि वो उसी की तरफ से कार्य करता है, तो इसलिए हम इसे रिसीवर को बंधककर्ता का एजेंट मान सकते हैं। रिसीवर बंधकदार की जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी के तौर पे जो संपत्ति रखी गई है उस संपत्ति की देखभाल के लिए और उसकी प्रबंध का कुछ बंदोबस्त करे। उसके लिए वो किसी व्यक्ति को अपॉइंट करता है, उसे यहाँ पे रिसीवर कहा गया है। अर्थात हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो प्रतिभूति है, श्योरिटी के तौर पे जो संपत्ति रखी गई है, उससे प्राप्त इनकम, उसके यूज और उसके कलेक्शन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की व्यवस्था कर देना जो बंधककर्ता का उसे जानता हो और उसे विश्वास हो कि ये सही से कार्य करेगा, साथ ही बंधकदार के हितों का भी ध्यान रखेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो अपॉइंट करते हैं उसको यहाँ पे रिसीवर कहा गया। रिसीवर की नियुक्ति सेल करते टाइम सेक्शन 69 में विक्रय के अधिकार के लिए की जाती है। जब की जाती है जब रिसीवर नियुक्त किया जा चुका हो तो, और जहां भुगतान नहीं किया गया हो, नोटिस आदि देने का कार्य रिसीवर करता है। रिसीवर अपॉइंट कौन कर सकता है? रिसीवर की नियुक्ति जैसा आपने सेक्शन 69 में देखा, डेफिनेशन में ही लिखा गया है कि रिसीवर की नियुक्ति बंधकदार ही करेगा। नियुक्ति में बंधककर्ता का भी रोल है। अगर बंधक विलेख में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रिसीवर के रूप में काम करने को तैयार हो मॉर्गेज डीड में, उसको अपॉइंट कर देते हैं। या फिर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो ऐसा व्यक्ति रिसीवर हो सकेगा जिसकी नियुक्ति बंधककर्ता एक्सेप्ट करे, दोनों इस पे सहमत हो, बंधककर्ता भी अपनी कंसेंट दे। इसके अलावा रिसीवर नियुक्त करने के लिए यदि बंधकदार किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है या बंधकदार ने उसको पूरी छूट दे दी कि बंधककर्ता ही करे, तो रिसीवर की नियुक्ति अदालत से भी, न्यायालय द्वारा, कोर्ट द्वारा भी करवाई
जा सकती है। अब बात आती है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ रिसीवर, कि रिसीवर तो अपॉइंट हो गया उस संपत्ति की देखभाल के लिए, उससे उत्पन्न आय के लिए और उसकी व्यवस्था करने के लिए, सेल आउट करने के लिए। लेकिन रिसीवर के भी कुछ अधिकार और दायित्व होते हैं, वो क्या है उन्हें हम यहाँ पे समझते हैं। रिसीवर का ये अधिकार है कि वो जो मोर्गेज प्रॉपर्टी रखी गई है श्योरिटी के तौर पे, उससे जितनी भी तरह की आय होती है या कोई भी फायदा है, वो सारा उस पे कंट्रोल करें, उसको देखें, उसका बंदोबस्त करें। जितनी उस प्रॉपर्टी से, जैसे मान लीजिए रेंट पे है या कोई मशीनें हैं और वो किराए पे दे रखी, कोई फैक्ट्री है, तो जब किराए पे देते हैं तो जितना उनसे इनकम हो रही है, जो आय प्राप्त हो रही है, उन सबको संलग्न करे, वो उनका संचयन करे। और इसके अलावा वो सारे राइट्स होंगे उसके, जो उसको मॉर्गेज डीड बनाते टाइम, अपॉइंटमेंट करते टाइम रिसीवर अपॉइंट किया तब उन्होंने बंधकदार द्वारा उसे दे दिए गए। रिसीवर द्वारा किए गए ऐसे किसी भुगतान को चुनौती नहीं दी जाएगी जो उसकी नियुक्ति की वैलिडिटी से संबंधित होंगे। सारे भुगतान जो हैं वो उसके द्वारा किए गए वैध रहेंगे यदि उसकी नियुक्ति अनियमित ढंग से नहीं हुई। जितनी इनकम होगी उसमें से वो अपने सारे खर्चे, वेतन जो उसको रिसीवर अपॉइंट करेंगे तो उसे कुछ देना पड़ेगा, तो वो जो होंगी वो सब उसमें से उपयोग करने का उसे पूरा राइट होगा। साथ ही उस प्रॉपर्टी को बनाए रखने के लिए उसी परिस्थिति में, उसी तरह से कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय न हो, जितना आवश्यक होगा वो उसमें से उसमें उस प्रॉपर्टी के लिए खर्च कर पाए। अर्थात रिसीवर जो है, हमें इस प्रकार से समझ सकते हैं कि रिसीवर जो है वो उस संपत्ति की देखभाल के लिए अपॉइंट किया गया है। उसके सारे जितने भी लेखे होंगे या जो भी भुगतान किए जाएंगे या उससे प्रॉपर्टी से जो आय होगी उसको देख रेख के लिए उसका अपॉइंटमेंट किया गया है। और न्यायालय द्वारा रिसीवर जब नियुक्त किया जाएगा जब रिसीवर की नियुक्ति आवश्यक समझी जाएगी। सेक्शन 70 राइट ऑफ एसरिएशन। बंधक संपत्ति में अनुवृत्ति। बंधक संपत्ति में अनुवृत्ति एसेशंस टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अर्थात अनुवृत्ति मैंने आप लोगों को सेक्शन 63 में बताई थी कि संपत्ति में अगर कोई बढ़ोतरी हो जाती है उसे यहां पे अनुवृत्ति कहा गया है। बंधकदार का अधिकार सेक्शन 70 में अनुवर्तियों को प्राप्त करने का है। इफ आफ्टर द डेट ऑफ ए मॉर्गेज एनी accession is made to the mortgaged property, the mortgagee, in the absence of a contract to the contrary, shall for the purpose of the security be entitled to such accession। अर्थात यदि बंधक की तारीख के बाद बंधक संपत्ति में कोई अनुवृत्ति होती है तो बंधकदार तत्प्रतिकूल संविदा अगर उन दोनों के बीच में नहीं है तो ऐसी अनुवृत्तियों को पाने का हकदार होगा। इसे इलस्ट्रेशन के माध्यम से इसमें बताया गया है। ए मॉर्गेज टू बी ए सर्टेन फील्ड bordering on a river. The field is increased by alluvion for the purpose of his property. B is entitled to the increase। अर्थात ए नदी के किनारे वाला कोई खेत बी के पास बंधक रखता है। खेत जो है बढ़ जाता है एल्यूमिनियम के कारण, अपनी प्रतिभूति के प्रयोजन के लिए है इस वृद्धि का हकदार होगा। अर्थात सेक्शन 70 जो है वो बंधकदार को ये राइट देती है कि बंधक की तारीख के बाद अगर मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी में, बंधकग्रस्त संपत्ति में कोई अनुवृत्ति होती है
और दोनों के बीच में कोई कोई प्रतिकूल संविदा नहीं है, तो फिर उसको वो रखने का अधिकार या रखने का अधिकारी होगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ आवश्यक इतना है कि उस संपत्ति में वृद्धि जो है बंधक की तारीख के बाद हुई, तो वो बंधकग्रस्त संपत्ति में हुई अनुवृद्धि को प्राप्त कर पाए। सेक्शन 71 रिन्यूअल ऑफ मॉर्गेज लीज, अर्थात बंधकित पट्टे का नवीनीकरण। इसे भी हम लोगों ने सेक्शन 64 में पढ़ा था कि बंधककर्ता का दायित्व है कि वो अपने पट्टे का रिन्यूअल कराए। यहां सेक्शन 71 में when the mortgaged property is a lease and the mortgagor obtains a renewal of the lease, the mortgagee in the absence of a contract to the contrary shall for the purpose of the security be entitled to the new lease। अर्थात बंधक संपत्ति यदि पट्टा है और बंधककर्ता उस नवीन पट्टे का उस बंधक पट्टे का नवीनीकरण प्राप्त कर लेता है, तो बंधकदार अगर दोनों के बीच में प्रतिकूल संविदा नहीं हो तो नए पट्टे का प्रतिभूति के प्रयोजन के लिए हकदार होगा, वो नया पट्टा उसमें करा पाएगा। पट्टाजन्य हित जो है उसको बंधक रखा गया है, इसलिए जब पट्टे की समाप्ति हो गई तो पुनः उसका नवीनीकरण कराया गया होगा। तो नवीन जो पट्टा होगा नया, क्योंकि संपत्ति तो वही है, पट्टा रिन्यू हुआ है, तो उस नवीनीकृत हित पे भी बंधकदार का अधिकार पहले की जैसे प्रायर जैसा वैसे की वैसे रहेगा। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी बंधक रख दी गई, उसके बाद कुछ समय बाद प्रॉपर्टी बंधक है अभी और उसके पट्टे की लीज पे थी प्रॉपर्टी, रिन्यू की तारीख आ गई, तो जब बंधकदार उसका करवा लेता है तो नए पट्टे पे भी उसका राइट तब तक रहेगा जब तक वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है। अर्थात ये इतना कहना चाह रहा है कि पुनः नवीनीकरण जब कराया गया है पट्टे की परिसमाप्ति पे या उसके समापन पे, तो वहां पे उस नवीनीकृत हित पर भी बंधकदार का अधिकार जैसे पहले था वैसे ही। आज हम लोगों ने यहाँ पे सेक्शन 69 से 71 तक रिसीवर का अपॉइंटमेंट, सेल विक्रय का अधिकार और अनुवृत्तियां प्राप्त करने का अधिकार, साथ ही बंधक संपत्ति में अगर कोई अनुवृत्ति होती है वो प्राप्त करने का अधिकार और बंधक पट्टे का नवीनीकरण, इनको यहाँ पे समझा। आगे के जो राइट्स हैं सेक्शन 72 से लेकर के 74 तक वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।